नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई है और इसी बीच अपडेट आपको दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यसभा से तस्वीरें आ रही हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में कार्यवाही इस वक्त शुरू हुई है। Honorable members, I take the opportunity to wish birthday greetings to honorable members of Parliament, Shri Premchand Gupta, who has been a member of this House since April 1996, and honorable member Shri Naresh Bansal, who has been a member of this House since November 2020. On my own and your behalf, I wish them a long, healthy life. Papers to be laid on the table. Dr. Sanjeev Kumar Balyan. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। Shri Som Prakash. Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Srimati Anupriya Singh Patel, I lay on the table of the House the papers mentioned against her name as serial number 2 in the revised list of business for today. Thank you. Srimati Darshana Vikram Jardosh. Sir, with your permission, I raise to lay on the table of the House paper mention again my name at the serial number 3 of the Ministry of Textiles as per the today's revised of business. Shri Devu Singh. अच्छी ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले, रिसर्च पे काम हो और उन्हें उसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि जहाँ हमारा एक एम था, अभी 22 एम्स बनने जा रहे हैं, जिसमें से 6 फंक्शनल है और जिसमें मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल में एम्स जो फंक्शनल है। माननीय सदस्य ने जैसे कहा है कि उन्हें एम्स जैसी सुविधा चाहिए, तो ज़रूर उस तौर पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जिसमें आज भोपाल में हमारे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट भी दिया गया है। उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है जो कि अच्छे पैमाने पर सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुँचे, जिस दिशा में आज हमारी सरकार काम कर रही है। महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होकर निर्माण के लिए और तैयार हैं, एक मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन की सुविधाएं प्रारंभ हो गई रतलाम में, मंदसौर और नीमच 2 मेडिकल कॉलेज में आप क्या इसी सत्र से शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे क्या? सदस्य ने, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य ने चिंता जताई है कि जैसे ही काम आगे बढ़ता है वैसे ही हम इंस्पेक्शन करके एजुकेशन देते हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले
जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जाइए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका पहला अभिभाषण है। आप क्या सदन के अंदर दिखाना चाहते हैं जनता को? आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो, बजट पर चर्चा करो, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करो। मैं सदन में आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप जिन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं उनका नोटिस दें। नारेबाजी करना सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Honorable members may go through Rule 267 and the ruling from the chair on 8th December and thereafter. If there is still any doubt, kindly spare time to see me in my chamber during lunch recess. You will be feasted with the food of your choice. One second. Honorable members, please take your seat. Honorable member, please take your seat. Honorable members, the proceedings of the House can continue. If the House is not in order, the proceedings cannot continue. I have given my ruling. तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। और आपको बता दें कि विपक्ष ने एक बार फिर से नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार यह कोशिश की कि हंगामे को शांत करवाया जाए, कम से कम प्रश्नकाल का जो समय है वो महत्वपूर्ण है। यह कहा जा रहा था लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से कि प्रश्नकाल होने दें और किसी भी मुद्दे पे अगर आपको चर्चा करनी है तो उसके लिए नोटिस दें। लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की बात कर ली जाए तो राज्यसभा की कार्यवाही इस समय चल रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। अभी जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही जो है, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया है। और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो 2:30 यानी 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा में भी जमकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है। वहीं राज्यसभा की बात कर ली जाए तो राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद लोकसभा को पहले स्थगित किया गया और उसके बाद राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। तो आपको बता दें कि कल भी हमने देखा था कि जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई 2 बजे तक के लिए कल राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित किया गया था और आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है और राज्यसभा की कार्यवाही को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है।
तो विपक्षी सांसदों ने जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है क्योंकि विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसकी वजह से प्रश्नकाल को स्थगित करने का फैसला लिया गया। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष जो है लगातार आर्थिक मामले को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर आपको किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है तो उसके लिए आप नोटिस दीजिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार नारेबाजी करते रहे। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जो कल हमने देखा वही स्थिति आज भी देखी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी और एक बार फिर से प्रश्नकाल भी पूरा नहीं हो सका। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष इस समय पूरी तरह से आक्रामक है सरकार को घेरने को लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। अडानी ग्रुप में जो निवेश हुआ है उसको लेकर के जो है बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसको लेकर विपक्ष मतलब पूरी रणनीति के तहत जो है घेरेबंदी कर रहा है। जी राजीव, विपक्ष की तरफ से तय कर लिया गया था कि किस तरह से सरकार को घेरना है, और इसी वजह से जो है अडानी ग्रुप में जो निवेश हुआ है ये बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसको लेकर कल से ही विपक्ष लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। और यही वजह हुआ कि सरकार से लगातार वो जवाब चाहता है कि जिस तरह से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है तो सरकार इस पे अपना स्टेटमेंट दे, अपना जवाब क्लियर करे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है यही लग रहा है कि विपक्ष जो है इस पर कहीं रुकने वाला नहीं है। विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि संसद के बाद अगर सरकार इस पर सही संतोषजनक उत्तर नहीं देती है तो हम लोग सड़क पर भी जाएंगे। जी, लेकिन राजीव अब देखिए, कम से कम प्रश्नकाल को लेकर के लोकसभा स्पीकर को भी हमने सुना कि अगर आपको चर्चा करनी है नोटिस दीजिए, चर्चा होगी। तो फिर विपक्षी सांसदों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई? क्योंकि इस तरीके से हंगामे की वजह से जो सदन बार बार स्थगित होगा तो इससे नुकसान तो देश का है। देखिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। जब भी सत्र चलता है तो विपक्ष का जो रवैया है वो लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है, विपक्ष लगातार जो है माहौल बिगाड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए शुरू से ही तो विपक्ष इंतजार में था कि जब बजट पेश हो जाए उसके बाद जो दो बड़े मुद्दे हैं, अडानी ग्रुप में जो निवेश हुआ है और जिस तरह से निवेशकों का पैसा फंसा है, जो रिपोर्ट आई है, चाहे वो LIC की तरफ से जो निवेश किया गया है या जो लोन बैंकों द्वारा दिया गया है अडानी ग्रुप को, उसकी बात की जाए तो इस पर किस तरह से सरकार को घेरना है उस पर जवाब के लिए जो है सरकार को घेरा गया है। ठीक है राजीव, तो अब देखना अहम होगा कि बजट सत्र है, बजट सत्र में उम्मीद यही होती है कि सत्र जो है स्मूथली चलेगा। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि सत्र को कैसे स्मूथ तरीके से चलाया जाए। सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। लोकसभा 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने बैठक की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के फ्लोर लीडर्स को बुलाए हैं, वहां पर बैठकर डिस्कस करेंगे आगे कैसा कदम उठाना, क्या करना और किस ढंग से आगे बढ़ना। ये सारी चीजें आज के मीटिंग में सुबह जो हम 10 बजे बुलाए हैं उसमें तय हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे का कदम हम बताएंगे। नोटिस तो देना रूल्स के मुताबिक हम देते हैं, लेकिन डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त ही मालूम होगा। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और मनीष तिवारी कांग्रेस से हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले वो आपको सुनवाते हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि इस पे JPC बने, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी हो इसकी। ये अकेले अडानी का भ्रष्टाचार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी का संरक्षण है अडानी को। नरेंद्र मोदी जी की पूरी
पैरवी सारी कंपनियों के लिए रहती है कि भाई इसी को मिलना चाहिए, इसी को कर्जा मिलना चाहिए, इसी को सीमेंट मिलना चाहिए, इसी को कोयला मिलना चाहिए, इसी को रेल मिलना चाहिए, एयरपोर्ट मिलना चाहिए, पोर्ट मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। देखिए, हम टॉक आउट नहीं चाहते, हम इसका कोई ना कोई निवारण चाहते हैं। सवाल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, सवाल जो नियंत्रण की संस्थाएं हैं, जो मार्केट्स को नियंत्रित करती हैं, उनकी विश्वसनीयता का है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कंपनी जिसको कोई भारत में जानता भी नहीं है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है और $100 बिलियन का नुकसान हो जाता है। तो क्या जो हमारी नियंत्रण वाली संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उससे कहीं पे चूक हुई है? क्योंकि ये भारत की विश्वसनीयता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है एज अ सिक्योर मार्केट। तो सहयोगी राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राजीव, जिस तरीके से हम विपक्षी सांसदों की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल सदन की कार्यवाही इसी तरीके से होगी। अगर सरकार इस पे चर्चा नहीं करती है या जेपीसी की जो मांग की जा रही है, अगर नहीं कमेटी बनाई जाती है, तो फिर सदन की कार्यवाही चला पाना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तरह से अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू गिर रहा है और विपक्ष इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, सरकार से जवाब चाहता है। सरकार की तरफ से जब तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है तो विपक्ष का रवैया ऐसे ही रहेगा, जैसा कि विपक्ष के नेता बता रहे हैं। देखा जाए तो जब कांग्रेस की जो बैठक हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें तय कर लिया गया था कि अडानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू गिर रहा है, जो निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उसको मुद्दा बनाया जाएगा। साथ ही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी विपक्ष मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अभी अडानी ग्रुप का ही है। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर इस पर सही जवाब नहीं देगी, सरकार की तरफ से कोई सही स्टेटमेंट नहीं आता है, तो विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाएगा। और साथ ही देखा जाए तो 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा चुनाव है। सरकार लगातार यह कह रही है कि दुनिया के हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हर दूसरे देशों में जो स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, तमाम सिचुएशन को दिखाते हुए बता रहा है कि हम बेहतर हैं, सरकार की तरफ बताया जाए बेहतर है। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, अडानी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू जो गिर रहा है, इसको जिस तरह से विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जिससे विपक्ष के लोग विश्वास में ले सके। विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि अगर जवाब नहीं मिलता है सरकार की तरफ से तो लगातार ये हंगामा जारी रहेगा। चलिए, तो इंतजार राजीव इस चीज का भी रहेगा कि सरकार का रुख अब आगे क्या होता है, क्योंकि सदन की कार्यवाही बजट सत्र में ना चले, ये अमूमन बहुत कम ही देखने को मिला है। और अगर इस बार बजट की सत्र सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चलता है तो नुकसान सबसे ज्यादा भारतीयों का होगा, हर भारतीय का होगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से है। तेजस्वी यादव ने हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रामचरितमानस पर बयानबाजी के बीच तेजस्वी का यह बयान सामने आया है, हिंदू धर्म में वर्ण में भेदभाव होता है। यह कहा है तेजस्वी यादव ने, एक वर्ण खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है। यह मूर्खता से परिपूर्ण संविधान विरोधी सोच है। रामचरितमानस पर बयानबाजी के बीच तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्था जो है किसने बनाई है? ये वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, अपने वर्ण को श्रेष्ठ बोलते हैं और जिसकी सबसे ज्यादा संख्या भारी है उनको एकदम निम्न वर्ग बोलते हैं। कुछ लोग जो तथाकथित हम लोगों को निम्न वर्ग कहते हैं, अगर कोई निम्न वर्ग में से कथाकथित निम्न वर्ग में से पढ़ लिख करके इनसे सवाल पूछे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो ये लोग जो है अपने हिसाब से काम करता है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू है तो बड़ा छोटा क्यों है?
वहीं रामचरितमानस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। भारतीय संविधान को बताया है दलित समाज का ग्रंथ, कमजोर उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस नहीं है, भारतीय संविधान ग्रंथ है। मायावती ने सपा पर निशाना भी साधा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने उपेक्षितों को SC ST OBC की संज्ञा दी। उपेक्षितों को शूद्र कहकर उनका अपमान न करे सपा। ये मायावती ने लगातार कई सारे ट्वीट्स किए हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और सपा पर हमला बोला है। राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपहरण और मारपीट का एक मामला दर्ज हुआ है। CID-CB को मामले की जांच सौंपी गई है। जांच की जिम्मेदारी दी गई है CID-CB को। यह बड़ी खबर आपको बता दें, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, ये तस्वीर भी हम आपको FIR की कॉपी की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि CID-CB को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।